जो एक बार बोर्डिंग स्कूल या मिलिट्री स्कूल चला गया भैया, वो हाफ ट्रेन फौजी वहीं पे हो गया, तो वो धोखा नहीं खाता जिंदगी में कभी भी। लेकिन उन बच्चे का दाखिला नहीं हुआ था, तो मैंने कहा यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। कंपटीशन इतना है, अब सर्वाइव कैसे करोगे इतने कंपटीशन में? तो आपको दूसरे से कम, एक बार नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सीखा है कि डोंट बी एक्सीलेंट, डोंट बी गुड, डोंट बी आउटस्टैंडिंग, बी एक्सेप्शनल। तो उन्होंने बोला है कि जो आपके बच्चे, उनको यार उड़ने दो, उनको पंख दो, लेट देम फ्लाई, उड़ने दो, आप तो दखलंदाजी मत करो। हम अक्सर वो अपने बच्चों की जिंदगियां हम खुद तय करते हैं, जो हम जिंदगी में नहीं कर पाए वो मेरा बच्चा करेगा। क्यों भाई, उसकी मर्जी है, उसे करने दो जो करना है। तो बेसिकली सबक ये है, कोई आपके लिए नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद अपने लिए नहीं कर पाओ। मैं ऐसा समझना है कि आपको अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा भाई। अगर मैं अच्छा हूं तो हाँ मैं अच्छा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप अच्छे हो। और अगर मैं किसी चीज में कमजोर हूं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उस चीज में कमजोर हो, और कबूल करो और मान लो, उसको सुधारो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। और आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में हमारे साथ है मेजर मोहम्मद अली शाह। इनके बारे में मैं जितना कम कहूँ उतना बेहतर। इसलिए नहीं कि इनके बारे में कहने के लिए चीज़ें कम हैं, पर 2 खास वजूहात हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि आप पहले रूबरू हों। सबसे पहले ये कि अपने बारे में जितना ये बताएँ, जब मैं बताऊँगा ना तो वो बात उतनी अच्छी लगेगी, ना वो बात सही मायने में समझ पाएँगे कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। और दूसरा, जब कहने को बात बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़बान से और लफ्ज़ों से बयान नहीं की जाती। बिना ज़्यादा वक़्त ज़ाया किए मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ, मिस्टर मोहम्मद अली शाह। सर, बहुत खुशी की बात, बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे को याद किया, शुक्रिया। आप जानते हैं सर, जो हमारा चैनल है बेसिकली हमारी जो ये कोशिश है, ये हमने इस पर्सपेक्टिव से शुरू की है कि गाँव देहात के पिछड़े समाज में, हमारा जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और वो मैथिली शरण गुप्त की कविता है ना, भारत माता ग्रामवासी। हाँ, बिल्कुल। ग्रामवासिनी है, एग्रीड, बट एट द सेम टाइम वो जो जनता है कहीं न कहीं उसमें, और जो जनता उठकर शहरों में आ गई है, एक अच्छा खासा डिवाइड देखने को मिलता है। और अगर मैं रूट कॉज़ की तरफ जाऊँ तो हम कहीं न कहीं पाएँगे कि ये ले दे के ना बात शिक्षा तक पहुँच ही जाती है कि आप कितने शिक्षित हैं, ये तय करता है कि आप ज़िंदगी में कितने आगे तक की यात्रा कर पा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये नई सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ हमारे देश के हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, उनके थ्रू हम अपनी बात जन-जन तक पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले सर हम आपकी कहानी से शुरुआत करना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई मेजर मोहम्मद अली शाह की? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत-बहुत मेरे को ये दावत देने के लिए इस चैनल पे, और बड़ा प्रेस्टीजियस और बहुत ही पॉपुलर चैनल है आपका। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, आपकी टीम, खास तौर से जो मिलिट्री स्कूल अजमेर की जो टीम है ना भैया, जो एक बार बोर्डिंग स्कूल या मिलिट्री स्कूल चला गया भैया, वो हाफ ट्रेन फौजी वहीं पे हो गया, तो वो धोखा नहीं खाता जिंदगी में कभी भी। अब बात करते हैं मेरे सफर की भैया। मेरा सफर बहुत सरल रहा है। मैं भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा जी। और बचपन में मेरे को दिक्कत बहुत होती थी हकलाने की, तुतलाने की, अटक-अटक के बातें करने की, और बहुत पतली सी आवाज़ थी। हर कोई मेरा मज़ाक उड़ाया करता था बचपन में। क्योंकि मैं अलग था थोड़ा, कि भई शायद कमज़ोर था, और मैं शायद इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था। तो थोड़ा बहुत दिल में लगती थी ये बात मेरे को। और जब मैं क्लास 5वीं में आया तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल के लिए, वही बोर्डिंग स्कूल है। उसमें मैं फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ ये भी सुनिए आप। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रात के 12-12 बजे तक बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। कभी मेरी मदर चाय बनाया करती थी, कभी दूध, जो अक्सर मैं वॉश बेसिन में फेंक दिया करता था वहाँ पे। बचपन से वो मतलब ये वाली चीज़ें तो जो आप कर ही रहे हैं। हाँ, और फिर जब मैं टेस्ट के लिए बैठा, तो बड़ा अच्छा गया टेस्ट। कितना, 3 घंटे का पेपर मैंने आधे पौन घंटे में खत्म कर लिया। मैंने बड़ा अच्छा किया। फिर मैं निकल आया हॉल से, अरे बड़ा फने खां बन के 30 मार दिए कि भाई 30 मार दिए। तो मैं बाहर आया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो पेपर का जो पन्ना था ना, इतना, सेकंड हाफ तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। केवल फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया था मैंने। आपने पहली शीट अटेम्प्ट कर ली, दूसरी हाँ, शीट की तरफ गए। हाँ। तो यानी कि मैंने केवल 50% मार्क्स अटेंड करे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब रिजल्ट आई तो मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। तो बहुत दिल टूट गया था मेरा।
इतनी मेहनत करने के बाद सोचिए वो क्यों मैं डूबा वहां पे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस। खैर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसके बाद फिर मैं क्लास 6 के बाद बोर्डिंग में आया, फिर दोबारा ऊटी में लॉरेंस स्कूल लवडेल है, वहां पे आया। ये दून स्कूल का एंट्रेंस था जो मैं पास नहीं किया था मैंने। फिर मैं रंगमंच पे गया और मेरे को हकलाएं तुतलाने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा इसको प्रॉब्लम को दूर करना है। और बड़े बड़े लोगों को मिला था, मैं स्पीच थेरेपिस्ट को, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था मेरे लिए। तो बेसिकली सबक ये है, कोई आपके लिए नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद अपने लिए नहीं कर पाओ। तो मैं रंगमंच पे गया और कविता सुनाई थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी की कविता थी। तो मैं रंगमंच पे आके सबको देखा, ऑडियंस को, और मैं लाइनें भूल गया बिल्कुल। अब हाथ पर कांप रहे हैं, हाथ में कागज पे लिखा हुआ है, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं पढ़ूंगा। से लेके लाइनें भूलने तक का सफर जो है। तो अब मैं ये पढ़ूंगा तो हाथ ऐसे हिल रहे हैं, थर पाँव कांप रहे हैं कि मैं फोकस नहीं जा पा रहा नजर से, कौन सी लाइन पढ़नी है। कम से कम अरे पढ़ तो लो, पन्ना लिखा हुआ है। बस मैं बोला धन्यवाद और आके मैं बैठ गया फिर, और सिर पकड़ के बैठ गया। और मेरे को दिख रहा था ऑडियंस में सब लोग मेरा मजाक उड़ा दे वहां पे। तो उस दिन रात को मैं बहुत रोया, एक्चुअली बहुत फूट फूट के रोया, बिलबिला के रोया, बच्चे की तरह रोया। और बोर्डिंग स्कूल में था, घर वालों को बहुत याद करके रोया। और मैं कहा अब दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं पकड़ के सिर पकड़ के रोता रहूं और कुछ ना करूं उसके बारे में, या तो मैं इस पे मेहनत करूं और ये इंश्योर करूं, ये यकीन दिलाऊं कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश रीडर निकाली, हिंदी रीडर निकाली, और मैं जोर जोर से लाइनें पढ़ी मैंने। और अगले बस 4-6 महीने के बाद फिर एक कॉम्पिटिशन था। तो इस बार मैंने दोबारा हिस्सा लिया और सब हंस रहे थे मेरे पे, अरे पिछले बार डुबा के आए हो, इस बार फिर से क्या तुम्हें इतनी मजा, इतनी जरूरत? मैं हाँ। अब मैंने, और वही कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही सेम कविता, मैं कहा मैं इस बार बोलूंगा। तो बोल के मैं आ गया, बैठ गया। मगर अब मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद थर्ड प्राइज तो मेरे को मिल ही जाएगा हर हालत में, क्योंकि अच्छा गया था भाई। जब थर्ड प्राइज की रिजल्ट अनाउंस हुई ना, तो आशुतोष का नाम आया। मैंने कहा भैया मेरा नाम नहीं आया। सेकंड प्राइज में आया, फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सेकंड प्राइज शायद हो सकता है मेरे को मिल जाए। सेकंड प्राइज आया, सेकंड प्राइज में दूसरा नाम था किसी और का। आई वाज लाइक संदीप झा वाज द सेकंड विनर। तो मैंने कहा इसमें भी नहीं आया। अब मैं कोई बात नहीं, अगली बार मैं आऊंगा, फिर से ट्राई करूंगा, हार नहीं मानूंगा। मगर मैंने कहा मेरा नाम अनाउंस हो रहा है एज अ फर्स्ट विनर, क्या बात। मेरे को यकीन नहीं आया। तो फिर मैं गया, फर्स्ट प्राइज लेकर आया। बस उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया। आप यकीन मानोगे आशुतोष भाई, उसके बाद तुतलाने की, हकलाने की, अटक अटक के बातें करने की, वो सब आदत छूट गई मेरी। ये अपने आप हुआ, मतलब आप बोलते गए और हाँ, ये मैं प्रैक्टिस करता गया एक्चुअली, मेरे शीशे के आगे बैठ के, और अपने अंदर से था मेरी आवाज थी एक कि है इसको दूर करना ही है। ये मतलब वो जैसे फॉरेस्ट गम भागता जाता है और ब्रेसेस टूट जाते हैं उसके पाँव में, वही हुआ। ऑलमोस्ट, या यू कैन कॉल इट, ऐसा कह सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि फिर मेरे को एहसास हुआ बच्चा हकलाता क्यों है। बच्चा इसलिए हकलाता है क्योंकि उसको अपने अंदर विश्वास नहीं होता कि मैं ये बोल पाऊंगा, सेंटेंस कंप्लीट कर पाऊंगा। हम लोग भी बड़े होके अक्सर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है किसी चीज के बारे में, हम हकलाएंगे उसके बारे में। और जब वो हकलाता है, उसके पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार ठीक से बोलो, फिर से बोलो, उसकी गलती नहीं है बेचारे की। और आप अगर ऐसे बोल दे रहे हो उसको, बीच में टोक दे रहे हो, और घबरा जा रहा है। हाँ, उस नर्वसनेस में और वो तुरंत उस पे नहीं काम कर पाएगा, और हकलाएगा वो बच्चा। राइट। तो मैं हकलाने की आदत चली गई मेरी। मगर हुआ यूं, फिर क्लास 9th में मैं फेल हो गया, और आपके बैचमेट आपके सीनियर बन रहे हैं। वी नो द फील। बुरा हाल था मेरा। फिर क्लास 10th में आया, क्लास 10th में मेरे को कंपार्टमेंट एग्जाम आया, मैं मैथ्स में फेल हो गया था, तो री एग्जाम देना पड़ा मैथ्स का। फिर 12th के बाद मैंने एनडीए का एग्जाम दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ अस के मिलिट्री स्कूल के बाद तकरीबन हम देते हैं, हमारा भी मिलिट्री स्कूल ही था, ट्रेडिशंस पूरे, परंपरा पूरी मिलिट्री की थी, लवडेल की। हाँ, तो एनडीए में फेल हो गया मैं, एंट्रेंस टेस्ट में नहीं हुआ मेरा। अब मैं कॉलेज करने चला गया पूना। खास पूना इसलिए क्योंकि पूना में एनडीए भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एफटीआई भी है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मेरे फादर एनडीए के अलुमनाई है, उनके छोटे भाई जिनसे वो दोनों मेरी प्रेरणा है जी। छोटे भाई नसीरुद्दीन शाह साहब, वो
FTI के एलुमनाई सिर्फ हैं। आपकी प्रेरणा नहीं सर, देश भर की प्रेरणा है। तो मैं कहा दोनों के इंस्टीट्यूशन में वहां से देख लूंगा। अब कॉलेज में मेरे को मिस्टर पुणे टैलेंट का खिताब मिला, मगर अंग्रेजी में मैं फेल हो गया भैया। 100 में से 1 मार्क आया मेरे को अंग्रेजी में, ए, कोई यकीन नहीं करता, बट इट्स अ फैक्ट। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी। NSD का 2001 में एग्जाम दिया मैंने। और पंकज त्रिपाठी नहीं है मशहूर कलाकार, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हम टच में हैं, हमने साथ में काम भी किया है। तो पंकज और मैंने साथ में ट्राई किया था, पंकज का दाखला हो गया था, मेरा दाखला नहीं हुआ था। तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं अली भाई, अब दोबारा ट्राई करिए, अगले साल हम सेकंड ईयर में होंगे, तुम्हारे सीनियर होंगे, खूब रैगिंग करेंगे, दोबारा आओ। मैं कोई बात नहीं यार, आना तो NSD है। तो मैं फिर दिया एग्जाम, फिर नहीं हुआ मेरा, दिल टूट गया था तब तक मेरा। और फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के लिए ट्राई किया। लोगों ने बोला कि भाई एक्टर के लिए तुम फिट नहीं हो, बिहाइंड द कैमरा के लिए ट्राई करो, मास कम्युनिकेशन या डायरेक्टर बन जाओ या फिल्म मेकर बन जाओ। अब जामिया में भी नहीं हुआ मेरा। तो मैं जॉब के लिए गया वहां पे, स्पेक्ट्रा माइंड एक कंपनी, एक कॉल सेंटर था, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया मैं। उसके बाद फिर जेनपैक्ट एक कंपनी है जी। कॉल सेंटर, वहां पे गया, वहां पे भी रिजेक्ट हो गया मैं। 1 हफ्ते के बाद जेनपैक्ट के HR ने कॉल किया, उन्हें बोला आप जब इंटरव्यू के लिए आए थे, हमें एक क्वालिटी आप में बहुत पसंद आई, वो थी आप ईमानदार हो, यू ऑनेस्ट, आपने कुछ छुपाया नहीं, आपने सच सच बोल दिया कि जो आपकी कमजोरियां हैं, जो आपके एसेट्स हैं। देखो आई थिंक मैं ऐसा समझना है कि आपको अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। और आपको अच्छा अवेयर होना चाहिए कि आप खुद कैसे हो। अवेयर का मतलब ये नहीं अगर मैं अच्छा हूं तो हाँ मैं अच्छा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप अच्छे हो। और अगर मैं किसी चीज में कमजोर हूं, ये चीज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उस चीज में कमजोर हो, और कबूल करो और मान लो, उसको सुधारो। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को जाना, फिर मैंने CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया था, और एक 9 पैरा कमांडोज के ब्रिगेडियर शशि कना साहब हैं, उन्होंने 9 पैरा कमांडोज कमांड किया था। तो उनने बोला बेटा तुम मरून बेरे, तुम जाओ फौज में 5 साल के लिए, भले शॉर्ट सर्विस करो, इट विल मेक अ मैन आउट ऑफ यू, तुम्हें बना देगी बिल्कुल फौज, और 9 पैरा कमांडोज में ही जाना। तो मैं ठीक है, तो मैंने फौज का एग्जाम दिया केवल 9 पैरा कमांडो जाने के लिए, वो थ्रू हो गया। फिर मैं एकेडमी में आ गया ट्रेनिंग करने के लिए। उन्होंने उस्ताद लगाया था मेरे पीछे कि पूरा ट्रेन कर देना, बिल्कुल भूत बनाना, इसका ट्रेनिंग, रगड़ा पट्टी, ड्रिल, PT, फिजिकल एक्सरसाइज, सब कुछ सीख के फिर जाए फौज में। तो मैं जब फौज में गया, लंबे बाल, मैं अलग ही किस्म का था, वो नहीं है लक्ष्य में ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूँ, उस टाइप का था मैं बंदा। फौज ने एक बंदा बना दिया बेसिकली। मगर सारे टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट था, रनिंग में फिजिकली फिट था, फिजिकल्स में आई वाज डूइंग सुपर एक्सीलेंट। मगर एक टेस्ट ऐसा था आशुतोष भाई जहाँ पे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, कौन सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में फिर फेल हो गया। और वो टेस्ट था मार्चिंग टेस्ट, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट। शूटिंग में मैं आई वाज मार्क्समैन, फायरिंग मतलब निशाना कभी चुकता नहीं था कभी भी, आज भी निशाना मेरा वैसे ही है, इतना यकीन भरोसा था मेरे को। रनिंग में मैं अव्वल दर्जे पे था। चौथे अटेम्प्ट में, अब इतनी ट्रेनिंग कर ली रुकने के बाद भी, चौथे अटेम्प्ट में भी फेल, फिफ्थ अटेम्प्ट में भी फेल, सिक्स अटेम्प्ट में भी फेल। फिर एक मर्सी अटेम्प्ट होता है, धक्का अटेम्प्ट, ग्रेस अटेम्प्ट, वो रखा गया खास मेरे लिए कि इसको पास करवाते हैं भैया कैसे भी, क्योंकि बार बार ये फेल हो रहा है, हर एक टेस्ट में अच्छा कर रहा है, उसमें भी फेल। तो मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के आगे, मेजर जनरल अवस्थी साहब थे राजपूत रेजिमेंट के, एंड वेरी हैंडसम ऑफिसर, वेरी कैरिज्मेटिक, बड़े अच्छे थे। उनके पास मेरा मार्चअप हो गया, तो बोलते हैं, मेरा डोसियर होता है फ्रेंच में, वो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड निकाली, बोलते हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत हर सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा कर रहे हो, मगर तुम मार्चिंग टेस्ट, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट में क्यों बार बार फेल होते आ रहे हो बरकरार कंसिस्टेंटली। तो मैं बोला सर मेरे फादर ने मुझे कहा था कि जब आप ट्रेनिंग करने आओ एकेडमी में, आप अच्छा करना बहुत, और नाम रोशन करना, और हमें तो यहाँ पे फक्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मगर एक बहुत जरूरी बात उन्होंने कही थी, वो मैं को उनकी एडवाइस को मैं अमल कर रहा हूँ। वो क्या है भाई? वो ये है कि अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा कंसिस्टेंट रखना। तो कमांडर बोलते हैं यार कैसा बंदा है यार, इसको पास करो, धक्के मारो उसको। उसके बाद फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल बहुत हुआ ये वो।
फिर मेरे को पास कर दिया इस टेस्ट में। फिर पासिंग आउट परेड हुई थी। पासिंग आउट परेड में क्योंकि मैं फौजी खानदान से आया करता था, मेरे जो पूर्वजन हैं उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया है। मेरे फादर ने 71 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है। लौंगीवाला बॉर्डर पे थे वो, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, जी। उसी इलाके में थे मेरे फादर। और तो फौजी खानदान से आते जितने भी मेरे ब्रदर लॉ नेवी में सर्विस कर रहे हैं, तो वो अपनी वर्दी में आए थे। मेरे अंकल्स हैं, दोनों कर्नल साहब, वो अपनी वर्दी में आए। जितने भी मतलब फौजी लोग हैं सब अपनी वर्दी में आए कि अली की पासिंग आउट परेड है, बड़ा अच्छा मौका है, देखेंगे इसको यूनिफॉर्म में। और मैं जाके छुप गया। क्यों? क्योंकि मेरे को पनिशमेंट इतनी खाई हुई थी और कंडीशन ये थी, आपको पास आउट तो हो जाओगे आप, 6 सितंबर 2003 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कमीशन आपको अवार्ड की जाएगी। आप पासिंग आउट परेड होती है ना, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, जी, पीओपी। यहाँ पे स्टार पीओपी, तो आप उसमें मार्च नहीं करोगे अपनी कंपनी के साथ। उल्टा मेरे को कहा कि आप अपनी कंपनी के आगे जब वो पुशअप की पोजीशन में जाते हैं, रड़ा खा रहे होते हैं, पसीने बहा रहे होते हैं, आप खड़े होगे उनके सामने और बोलोगे, अब मैं बॉन्ड हूं, तुम लोग ढक्कन हो। ढक्कन तो मैं बहुत पोलाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप खुद समझ लो क्या कहा होगा मैंने कि तुम लोग यहाँ पसीने बहा रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हा हा हा। और मेंटल टॉर्चर, वो ह्यूमिलेशन था मेरे लिए बहुत। उसके बाद क्या हुआ, 6 सितंबर को जब मैं छुप गया तो स्टार तो लग गए, मगर पासिंग और परेड से मैं गुजरा नहीं, तो वो दिल में चोट थी। मगर आप यकीन मानोगे, जिस साल मेरे 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट हो रहे थे, उसी साल 26 जनवरी 2008 को, तब राजपथ था कर्तव्य पथ पे, मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया क्या बात! और मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, दोनों पाँव में। केवल यहाँ की ताकत और पेन किलर, बस। उस पे मैं 14 किलोमीटर की मार्च थी, लाल किले तक हम गए और राजपथ, दोनों पाँव में फ्रैक्चर के साथ। दोनों पाँव में फ्रैक्चर के साथ। और राजपथ का जो स्ट्रेच है ना, जो जो दिल्ली आए हैं जिन्होंने इंडिया गेट देखा है, उनको पता होगा वो स्ट्रेच रायसीना हिल से इंडिया गेट तक। उसके बाद आप बाएं मुड़ते हैं लाल किले की तरफ, तो अब कोई कैमरा नहीं थी, कोई मीडिया नहीं थी, कोई ऑडियंस नहीं थे, कोई हमको देख नहीं रहा है। अगर मैं चाहता वही फ्रैक्चर पाँव के साथ मैं एम्बुलेंस में बैठ सकता था, मेरी जिप्सी थी, जिप्सी में बैठ सकता था, आराम से। मार्च नहीं करना, पैदल चलो, टहलते हुए चलते हो ना, मैं कोई नहीं देख रहा है मेरे को, मैं जानता हूँ। और मेरे जवान जो है ना मेरे पीछे, वो देख रहे हैं अपने साहब को कि उनका लीडर, उनका कंपनी कमांडर, उसने हार मान ली। भैया अगर मैं उस टाइम हार मान लेता, उन पे क्या गुजरी होगी सोचिए। तो मैं कहा नहीं, इंटीग्रिटी, ये एक फौज सिखाती है आपको। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी है अपने काम के प्रति, अपने प्रति आप ईमानदार हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। जब लोग देख रहे होते हैं तब तो बहुत आप नाटक करोगे, काम कर रहा हूं मैं, मेहनत कर रहा हूँ, ये वो। ये हम बोर्डिंग स्कूल में भी करते हैं ना, ये मखरापना, ये कोई दिख ही रहा है तो भैया हम दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं। टीचर आ गई क्लास के अंदर तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अरे खुद के लिए करो ना यार। और जब कोई नहीं देख रहा है, जब कोई तब नहीं आप देख क्या रहा कर रहे हैं? अपने लिए, तो वो परेड मैंने करी। और उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी, तय हो रखी थी वो। और उसी दिन? हाँ उसी दिन, वाह! 26 जनवरी 2008 को। तो मगर उस दिन मंगनी नहीं हो पाई मेरी, बिकॉज ऑफ इतना मेडिकल रीजन। और मैं बहुत, तो बाद में हुई मंगनी मेरी, सेम पर्सन ऑफ कोर्स। एंड सो दैट इज अ स्टोरी। आई मीन, मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ सर, आप लॉवडेल से हैं, वी हैव हैड सिमिलर बैकग्राउंड्स। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो चैनल को देखते हैं, उनका जो मेन मोटिव है फिलहाल कि डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में सर्व करना था ही, पर उसके लिए जो एक सही बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो दिस इज ये कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है, काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड बात है कि सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स जिस तरह का एक वो प्रोवाइड करते हैं। आपने ओटीए में आपके काफ़ी सारे बैचमेट्स भी रहे होंगे स्कूल से, प्लस इसके अलावा ड्यूरिंग योर करियर आप बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स से मिले होंगे जो इन स्कूल से निकले। तो इन स्कूल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे बहुत सही है। मतलब सी, एक है लिटरेसी और एक है एजुकेशन। लिटरेसी हो गई कि आपको साक्षरता। डिग्रियां मिल गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। एजुकेशन है आप खुद क्या सीखते हो, आपको कितनी नॉलेज है, अपने आप रीडिंग करके, तजुर्बों से, लोगों से मिल के, एनालिसिस करके, सोच के, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके। साक्षर होने में और शिक्षित होने में जो फ़र्क है। बहुत फर्क है। जी। इन स्कूल्स के बारे में ये आपको शेप कर देते हैं, ऑलराउंडर बना देते हैं, पर्सनैलिटी आपकी निकल के आती है। जिंदगी में आप कभी धोखा नहीं खाते हो। आप कोई भी स्ट्रगल, आराम से, कल को बुरा वक्त आया, आप यू विल सेल थ्रू इट, आप बड़े आसानी से निकल पाओगे। तो आपको इतना टफ कर देती है क्या, मैं बताया कि आपको पहले
कि आप 7 स्टार होटल में भी रह लोगे, आप झोपड़ी में भी रह लोगे, उतने ही आराम से। आप एक BMW में भी सफर कर लोगे, मर्सिडीज ऑडी में भी सफर कर लोगे, आप एक बैलगाड़ी में भी उतने ही आसानी से सफर कर लोगे। ये तो सिर्फ वहाँ पे पहुँचने के बाद की कहानी। पहुँचने से पहले वाला जो रास्ता है, इतना आसान तो है नहीं। मतलब गिनती की सीटें होती हैं और हर साल जो है 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है ना कि भीड़ में से खुद को सेपरेट करने वाला, और ख़ास करके आपने बचपन में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और उन सबको पार भी किया अपने तरीके से उनसे। तो बेसिकली उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो कि इस भीड़ में शामिल होंगे ज़रूर, लेकिन इस भीड़ से अलग होना चाहते हैं, उनके लिए कोई सलाह? बड़ी अच्छी बात कही है आपने। देखिए, एक अंग्रेजी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी। उन्होंने एक कविता लिखी थी, द रोड लेस ट्रैवल्ड। Two roads diverge in the wood. अरे क्या took the बात one है, less टू traveled. रोड्स ट्रैवल्ड इन अ येलो वुड, in a wood, and I am sorry I couldn't travel both, but being a traveler long I stood and looked one as far as I could, and then took the other just as fair, because it was grassy and less aware. तो उसने दो सड़कें थी, उसने वो ली जो इसमें बहुत कम लोग चले थे, वो भीड़ चाल में नहीं गया वो बंदा, और उसकी वजह से ही पूरा फर्क उसके I लिए took the one less traveled by and it has made all the difference. एग्जैक्टली। तो भीड़ चाल तो हर कोई कर रहा है। देखिए, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, बिल्कुल, आसान है। बिल्कुल। असली इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़े लहरों और बढ़ता ही जाए। जो बहाव के खिलाफ तैरे। या कहीं न कहीं आपको नहीं लगता, मतलब अगर नदी बह रही है, तो सबको गंतव्य पे तो ले ही जाएगी। तो उसमें ये वाला जो एक्स्ट्रा पुश है कि मतलब एग्ज़ाम सारे बच्चे थे। अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबने बराबर के लेवल की तैयारी की। अभी क्या है, रिसेंट में क्या हुआ है, सैनिक स्कूल में एक नया प्रोसेस आ गया ई-काउंसलिंग का, जो अपने रेप्यूटेड कॉलेजेस में होता है ना कि सीट्स कम है, मेरिट का ध्यान रखना है, तो काउंसलिंग के थ्रू जाएँगे। तो मतलब बेसिकली जो प्रोसेस है कि एकेडमिकली तो आप एट बेस्ट जितना खुद को तैयार कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। मेंटली वो चीज़ें क्या हैं जो आपको पुश कर रही हैं साली, और ख़ास करके बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है, 4th-5वीं क्लास के बच्चे हैं, और मतलब ये वो वाली उम्र है ना कच्ची मिट्टी की, जिसमें जैसे ढाला जाए उस तरह का ये आकार लेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं पेरेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, जो हम इन्हें बेटर मोटिवेट कर सकें इन स्कूल्स के लिए, या फिर एक खलील जिब्रान एक फिलोसोफर है, जी। उन्होंने एक पोएम लिखी थी ऑन चिल्ड्रन। वो लिखते हैं, इसका मैं तर्जुमा करूंगा उसके बाद। वो लिखते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। सो उन्होंने बोला है कि जो आपके बच्चे, उनको यार उड़ने दो, उनको पंख दो, लेट देम फ्लाई, उड़ने दो, आप तो दखलंदाजी मत करो। हम अक्सर वो अपने बच्चों की जिंदगियां हम खुद तय करते हैं, जो हम जिंदगी में नहीं कर पाए वो मेरा बच्चा करेगा। क्यों भाई, उसकी मर्जी है, उसे करने दो जो करना है। अच्छा, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। अच्छा, इसने बड़ा घर ले लिया है, अच्छा मैं भी लूंगा। तो हम उससे बहुत कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं उससे। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, बहुत लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। यार उसने वो कर दिया तो अपने आप को क्या तुलना करोगे, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। आपका कंपैरिजन, आपका मुकाबला होना चाहिए केवल अपने साथ, अपने साथ बस। कि हर रोज किसी और के पैर काट के आप लंबे नहीं हो आप लंबे नहीं होगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनके लिए मैं एडवाइस ये कहूंगा कि आप पहले आप देखो, आप किस क्या चीज आपको भाती है। आप पैशनेट, जब तक वो अर्ज, वो आग, वो चाह, वो नहीं होगी ना अंदर से, वो आवाज नहीं आएगी ना, मतलब नहीं है यार। 3 इडियट्स आपने देखिए, 3 इडियट्स में फादर कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो बनेगा। क्यों भाई, उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, उसको अनकन्वेंशनल। देखिए, आज की तारीख में कंपटीशन बहुत है। कल मैं बात कर रहा था एक पेरेंट के साथ, जिनने अपने बच्चे का दाखिले के लिए ट्राई किया था हमारे स्कूल में, और उन्होंने कहा था कुछ 75 वैकेंसी थी क्लास 5th के लिए, लेकिन उन बच्चे का दाखिला नहीं हुआ था। तो मैंने कहा, यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। कंपटीशन इतना है, आप सर्वाइव कैसे करोगे इतने कंपटीशन में? तो आपको दूसरे से कम, एक बार नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सीखा है कि डोंट बी एक्सीलेंट, डोंट बी गुड, डोंट बी आउटस्टैंडिंग, बी एक्सेप्शनल। आप छाप छोड़ दो, वो वैसा बनो आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात कर सकते हैं, मतलब उसमें एक्सेप्शनल वाली जो जगह है, आपको लगता है वो दूरी तय करना इट्स टू मच ऑफ अ मडल, कि मतलब अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही चीज़ है, क्योंकि अभी के बच्चे, मैंने नोटिस किया अभी की जनरेशन के बच्चे, दे आर मच ब्राइटर देन अस। हम इतने समझदार नहीं थे,
जितने और एकेडमिकली इंक्लाइंड उतने इतने ज़्यादा पढ़ने में शार्प तेज़ अभी के जो बच्चे आ रहे हैं इस जनरेशन के वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो कहीं न कहीं हम थे और हमसे पहले भी आ रहे थे। तो इनका तो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शनल होने के लिए जैसे आपने कहा, तो अपने अंदर से आदमी क्या किस तरह के एफर्ट ला सकते हैं, किस तरह के चेंजेस? देखिए, सबसे पहले तो मेहनत हमेशा रंग बिल्कुल, लाती है। मेहनत का देयर इज़ नो उसका कोई अल्टरनेटिव टू सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। जी, अब मेहनत तो हर कोई करता है। मेहनत तो फ़र्ज़ करिए एक रिक्शे वाला भी करेगा, एक मज़दूर भी करेगा और एक बिज़नेसमैन भी करेगा। फ़र्क क्या है? वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट इन द राइट डायरेक्शन। अपना हार्ड वर्क आप सही चैनलाइज़ करिए। हुँ, हुँ, अब मैंने दिन के 18 घंटे पढ़ाई करी, तैयारी करी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया मैं। वो बंदा पढ़ाई नहीं करा, उसने पास कर गया और टॉप भी कर गया वो। हुँ, जैसे कि आपको मैंने बताया क्लास 5th में मैं अपने एंट्रेंस टेस्ट में फ़ेल हो गया था मैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे मेन चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अंग्रेज़ी बोलने से कुछ नहीं इसका लेना-देना है। बहुत लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हुँ। हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता हूँ, ना। आप अपनी बात कन्वे कितनी क्लैरिटी के साथ कर यस, भाषा कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ हुँ, साइन लैंग्वेज क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको हल्का-सा डिबेट कर रहा हूँ मैं आपके एक क्वेश्चन से, जी, इस पे भी आऊँगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि दोपहर के 3 बज रहे थे हुँ, और तपती धूप थी बिल्कुल कड़क एकदम, और मैं टेनिस खेल रहा था और शर्ट बिल्कुल लटपट थी, या बास्केटबॉल खेल रहा था या फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेल रहा था मैं और शर्ट बिल्कुल चिपक रही थी पसीने से। मैं घर के अंदर आया और एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खोला मैंने, उसमें से बोतल थी पानी की, उसमें वाटर वेपर बाहर था। ठंडी बोतल मैंने खोली फटाफट, पानी गला सूख रहा था मेरा। मैं खोली, आह! इतना अच्छा। फिर मैंने देखा 2 पीले-पीले गोल-गोल चमकीले राउंड नींबू पड़े हुए थे। मेरे मुँह में पानी आया और एक तेज़ धार का चाकू वहीं पड़ा हुआ था करीब में। मैं वो तेज़ धार के चाकू को उठाया और एक नींबू को लिया, उसमें डाला और उसको काटा। जब मैं काटा तो नींबू का रस टपका मेरे हाथ में से। तो मैंने देखा अभी रस टपका है और खुशबू आई नींबू की। मैं वो हाथ का वो रस पहले तो चाटा हल्का था, फिर मेरा दिल किया उसको मैं मुँह में लूँ मैं इस नींबू को। तो मैं पहले उसको सूँघा, तो बड़ा अच्छा नींबू का की स्मेल आई उसमें से। फिर उसको चाटा हल्का सा। बहुत खट्टा था। तो जब आप बोलो, आप नरेट करो तो लोगों को महसूस होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। तो वो बोल रहा है अंदर का एक्टर। तो क्यों ना, मैं कह रहा हूँ हर कोई एक्टर है। विलियम शेक्सपियर ने बोला था एक बार, ऑल द द वर्ल्ड अ वर्ल्ड स्टेज इज़ अ स्टेज एंड ऑल द एक्टर्स merely players, हुँ, they have the exits and the entrances, and one man's time plays many parts. At first the infant mewling and puking in his arms, and then the whining schoolboy with a satchel with a shining morning face unwilling to school, and then the lover bearded like the part. इस टाइप से उन्होंने पूरी एक कविता लिखी है कि सब हर कोई एक्टर है। अब बात रही आपके ये सवाल की कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जी, और कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा कि अगर मैं आईएएस, आईपीएस या सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू में मेरे को पूछे तो मैं करेक्ट बैठूँ बिल्कुल हुँ, ऑफिसर टाइप। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको अपने आप पे यकीन है। अपने आप पे यकीन कब होएगा? जब आपकी तैयारी पूरी होएगी। एक फोटोग्राफ है बहुत मशहूर, एक बिल्ली अपने आप को एक आईने में देख रही है और बिल्ली को क्या दिख रहा है? शेर, शेर दिख रहा है। तो वो आप वो ही हो जो बिल्कुल, अपने आप को आप इमेजिन करते हो, अपने आप को आप देखते हो। आप अपने आप को वैसे पर्सीव कर पाओगे तो दुनिया वाले आपको ऐसे पर्सीव कर पाएँगे। आप खुद की इज़्ज़त करोगे तो दूसरे वाले भी आपकी बिल्कुल। इज़्ज़त करेंगे। आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते, अपने आप को खुद नहीं समझते, सामने वाले का आदमी भी आपको कुछ नहीं समझेगा। आप खुद को अगर कमतर आँकेंगे तो अगला भी वही करेगा और आपने खुद को अगर ये बिल्कुल, चीज़, ये भरोसा यकीन दिलाया कि आप बेस्ट हैं, तो दुनिया भी आपको उसी तरह से पर्सीव करेगी। बिल्कुल। देखो, आज शीशा हूँ, इसलिए चुप रहा हूँ, ठीक है ना? कल को आईना बनूँगा और दुनिया देखेगी और देखती रह जाएगी, क्या मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊँगा। क्या आर्मी के तो बहुत किस्से हैं। एक बार जब अकेडमी में हमारा सेकंड डे था, हम आज जॉइन करे थे और अगले दिन हमको बोला गया आपको हेयर कट मिलेंगे और एक पुल अप बार है उसके ऊपर लटकना पड़ेगा। हुँ, तो बाबर आएगा सुबह 5 बजे, तो हमने खूब उल्टा लटकने की कोशिश करी हमने। रात भर हमने प्रैक्टिस करी और जब सुबह का टाइम हुआ, फिर देखा झाड़ियों में से एक बंदा निकल कर आया, भयंकर लग रहा था वो, बिल्कुल मोटी-मोटी आँखें थी उसकी, भयंकर शक्ल थी और इतनी लंबी कैंची थी उसके पास। हमने कहा मर गए भैया, बाबर उल्टा लटकाएगा भी हमको, कहीं गर्दन-वर्दन ना काट दे, कहीं कान ना काट दे। वो था गार्डनर एक्चुअली, हमको मालूम नहीं था उस टाइम पे, वो अपना काम करने आया था।
फिर बाबर आया, बड़े अच्छी तरीके से ऑफिसर की तरह आपको बिठाया और माना क्रिकेट हुआ। एक मैं सुनता आया हूँ कि एक बच्चे को अपने फादर से 2 कदम आगे होना चाहिए हमेशा, तभी आगे की पीढ़ियां आगे बढ़ पाएंगी यार। बिल्कुल। तो मैं बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके फादर्स आर्मी में एनसीओ जेसीओ से, और वो अभी ऑफिसर है, और मेरे को बहुत नाज है उन पे, बहुत फक्र है। और उनके फादर, आप यकीन मानेंगे, उनको सल्यूट मारते हैं, तो बिल्कुल। बहुत खुशी होती है। देखिए भाई, दैट्स हाउ जनरेशन ग्रोज, राइट? ये एक रनिंग जोक है ना कि एवरी ऑफिसर हु इज इन द आर्मी वो चाहता है कि उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन कोई जनरल ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उससे ऊपर क्या बन जाएगा। बिल्कुल राइट जो। अब जनरल बिपिन रावत साहब थे, सीडीएस, जी, उनसे his father was also करेक्ट from military school Ajmer, करेक्ट। अच्छा ये और वो आते रहे। इनफैक्ट वो बिफोर हिज अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, वो उससे करीब 2 महीने पहले मिलिट्री स्कूल अजमेर आए थे वो, ओके और ही वाज अकम्पनीड बाय द एनएसए हिमसेल्फ। ओके, अजीत दोवल साहब। जी, दोस्त, ही इज आल्सो फ्रॉम मिलिट्री स्कूल अजमेर ना। ओ अच्छा जी, अच्छा अच्छा, so ऑल the राइट एनएसए अजमेर और अलग ही चल रहा है तो। राइट राइट। तो बिपिन रावत साहब जब जीओसी 3 कोर थे, जी, क्योंकि मैं भी 8C वहीं पे रह चुका था, तो मेरे फादर वहीं पे को कमांडर थे, तो मैं उनसे एक बार मिला शाम को, टू अपॉइंटमेंट एंड मेट हिम, और मैं बहुत प्रभावित हुआ। तब उन्होंने को फर्स्ट टाइम बताया कि उनके फादर आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और तब मेरे फादर आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे। तो मैं कहा सर, तब उनका चीफ बनने का स्कोप था नहीं, क्योंकि एज द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जी, उन्होंने कहा भाई आफ्टर डेप्यूटी चीफ हुई और अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर वो रिटायर हो जाएंगे या आर्मी कमांडर बनेंगे। फिर वो जब चीफ बन गए तो बड़ी खुशी हुई, उनको हम जानते भी थे, और फिर वो सीडीएस भी बने। और देखिए, उनके फादर डेप्टी चीफ थे, वो चीफ बने, और फिर सीडीएस भी बने। तो जैसे आपने जनरल की बात बताई ना कि मगर यहाँ पे उन्होंने और आगे बढ़े, तो अगर मैं फौज में होता तो मतलब आई वुड हैव हैड टू बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर एग्जांपल, उससे नीचे तो फिर देयर वाज नथिंग फॉर मी। और एज एन एक्टर तो मतलब नसीर साहब इज पद्मश्री, पद्म भूषण, आई वुड हैव हैड टू गेट पद्म विभूषण बिल्कुल, and more national awards and film जब awards तक and जब more तक आप पोजीशन यू recognition than आल्सो him. गेन दैट, तो भारत रत्न से नीचे बात नहीं बनती। आल्सो यू वुड हैव Right. 2-3 कान में आपकी फिल्में चलनी चाहिए थी, 2-3 सनडांस में, और हाँ, 1-2 एकेडमी अवार्ड से नीचे तो बात रुकने वाली थी नहीं। सो उनके साथ भी मैंने, अच्छा एक और बात, मजे की बात ये है कि तो मैंने अपने फादर के साथ काम किया है जब मैं 8G था। मैंने काम किया है नसीर अंकल के साथ, मैं नसीर साहब नहीं बोल रहा अभी, इस बार नसीर अंकल बोल रहा हूँ, और उनके साथ थिएटर किया है मैंने, थिएटर वर्कशॉप्स भी करी हैं, और स्क्रीन पे भी द टाशकेंट फाइल्स, वो यूट्यूब पे है वो सीन, तो उनमें मैं स्क्रीन शेयर करा है जहां पे मैं उनका सीनियर होता हूँ, जहां पे मैं उनका बॉस होता हूँ, उनको मैं झाड़ता हूँ ऑफिस में उनको बुला के, ये वो यूट्यूब पे है वो सीन। या तो मैंने फिल्में करी कुछ, सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान करी, हैदर करी, विशाल भारद्वाज की, तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करा, तो फिल्में कई करी, मगर छोटे मोटे काम रोल मिल रहे थे, वो भी मैंने करे, क्योंकि मैं जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। काम काम होता है, और काम करने वाला छोटा बड़ा होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। बल्कि शाहिद कपूर, बहुत कम लोग जानते हैं, 2001 में जब मेरा दाखिला नहीं होता ना एसडी में, तो शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा और मैं, हम 3 नसीर साहब से ट्रेनिंग ले रहे थे इन एक्टिंग। ये 2 बम्बई आए और मैं फौज में गया उसके बाद। तो इन्होंने रियल लाइफ में स्टार बने ये लोग, मैंने अपनी वर्दी पे, अपने कंधे पे स्टार कमाए मैंने। मैं कभी एक्टर की कोई उम्र नहीं है, मैं कभी भी एक्टिंग कर पाऊंगा, मगर अगर मैंने ये वक्त नहीं फौज में आया मैं, तो 25 साल के बाद मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा फिर फौज के लिए। तो और जो मेरे एक्सपीरियंस तजुर्बे होंगे वो अलग ही होंगे, अलग लेवल के होंगे। तो इसके फिर अच्छा किया, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ बहुत अच्छा गवा देता, खो देता अगर मैं फौज में नहीं आता तो आज की तारीख में जो यंगस्टर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ऋषभ, वो भी मेरी रेजिमेंट में आर्टिलरी में ही कमीशन हुआ है। पता नहीं कितने अटेम्प्ट दिए होंगे उस बंदे ने। हैट्स ऑफ टू हिज रेजिलियंस। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से 6 अटेम्प्ट दिए होंगे उसने। वो फिर उसने रिलायंस ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर वो फौज में आया। तो ऐसे कई बार अटेम्प्ट करते रहो, हर बार आप, जैसे कि आपको मैं कहानी समझाई, हर बार मैं फिर होता गया, मगर मैं 26 जनवरी की परेड कमांड करी। बिल्कुल, हमें अगर दिख रहे होते हुए ना जहन में, ये चीज तो कहीं ना कहीं आपकी जो पहली कविता थी ना, वहीं से आपके जहन में आ गई थी, नहीं कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। यस बिल्कुल बिल्कुल। और तो अगर दिन में ठान लिया है आपने, जैसे कि मजरूर सुल्तानपुरी ने एक बार खूब कहा था ना कि मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल,
लोग मैं तो साथ अकेले आते ही गए, चला था जानवे मंजिल, मगर मगर लोग साथ आते और गए और कारवां कारवां बनता बनता गया। तो अकेले चलो कोई बात नहीं, होएगा, कैसे नहीं होएगा, पक्का होएगा। बिल्कुल। तो उस तरीके की भाई ये कहानी थी। तो मैंने जो मेरे को करना था मैंने किया जिंदगी में, ये बात तो है, कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैं हर बार चढ़ा गिरा, गिरा चढ़ा, बहुत फेलियर देखे, बहुत रिजेक्शन देखे, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर आज की तारीख में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर्स, रिजेक्शंस, ह्यूमिलेशंस बहुत देखे हैं, और बहुत ज़्यादा देखे हैं मतलब मैंने। और मैंने कहा अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, कोई डिप्रेस्ड है, क्लिनिकल डिप्रेशन अलग होता है जो कि एक मेडिकल कंडीशन होती है, वो अलग होता है, जेनेटिकली होता है कई बार तो, और एक होता है सैडनेस कि आपने वो एग्जाम में फेल हो गए तो आप डिप्रेस हो गए। यार मैंने कितने बार फिर, इब्राहिम लिंकन जो थे 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कितने बार वो फेल हुए, कितने बार स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े वो, लेकिन देखिए वो राष्ट्रपति बने, वो भी सुपर पावर ग्लोबल को अमेरिका के। और सिर्फ बने ही नहीं, उसके बाद जो उन्होंने चेंजेस लाए, दैट शोज बिल्कुल, या द स्ट्रेंथ ऑफ हिज या कैरेक्टर। या तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हार नहीं मान सकते। हाँ नहीं मान सकते। मैं एक सवाल पूछता हूँ सबसे, बड़ा कॉमन सवाल है ये, बड़ा सिंपल बच्चों का सवाल है वैसे ये, 5 सवाल होंगे, ठीक है, क्विज का, रेडी है? ये इनसे बोल रहा हूँ, पेन ले आओ, आप भी वही पेन ले आओ फटाफट। अच्छा ये गेम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है ना? ये हाँ बोल रहे हैं ये लाल शर्ट वाले, क्या मुस्कुरा रहे हो भाई, सुन तो लो, अब सुन लो ये, हाँ, या कमेंट में लिखना पहले, ठीक है? लिखो। हाँ गुड शाबाश जी हैं। अच्छा लिख के बताओ यहाँ पे फटाफट। एक जंगल है, ठीक है, जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा है? ये लिखा, नहीं यू आर राइट, यस, ये करेक्ट आंसर आया, ओके ठीक है, चीता, ये चीता ही लिखा। जंगल है, जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन है? पहला कमेंट लूंगा मैं, ठीक है, राइट, यू आर आल्सो राइट, जिराफ लिखा इन्होंने। जिराफ। जंगल है, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? ये लिख दिया एलिफेंट, यार शाबाश, भी हाई फाइव दो यार, कोई बात नहीं, हाँ शाबाश, ठीक है। एक जंगल है, उसमें सबसे इंटेलिजेंट, सबसे चालाक, चतुर जानवर कौन सा है? वाह, पहले लिख दिया फॉक्स, यार नॉट बैड यार, ठीक है फॉक्स, यू राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक जंगल है, उसमें सबसे खूबसूरत जानवर कौन है? इसने लिख दिया डियर, एक लिखता है टाइगर, ये कमेंट आया पीकॉक, पीकॉक तो ठीक है, बर्ड है, ठीक है, वो मैं यू नॉट रॉन्ग। लायन नहीं लिखा किसी ने भाई, ब्यूटी इज कैन बी इट्स परसेप्शन, हम सोचते हैं ये खूबसूरत है, आपको शायद कोई और खूबसूरत लगेगा। अब मैं फाइनल क्वेश्चन पे आता हूं, रेडी है? ठीक है, पूछूं? एक जंगल है, जंगल में, जंगल का राजा कौन है? सबने, अरे वाह शाबाश, शेरों, लायन, क्यों? और जंगल में जो शेर है, जो लायन है, वो ना ही सबसे तेज है, और ना ही सबसे बड़ा है, और ना ही सबसे इंटेलिजेंट है, और ना ही सबसे शार्प, चालाक है, और शायद ना ही सबसे खूबसूरत है। हो सकता है कोई और उसको खूबसूरत माने, वो अलग बात है। इसलिए मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वो, उसका राइट एटीट्यूड है, उसकी मेंटालिटी है, वो सोचता है अपने आप को मैं यहाँ का राजा हूं, मैं बादशाह हूं यहाँ का। वो हार नहीं मानता कभी भी, वो हंट करता है। और मैं बताऊं आपको, जब वो हंट करता है ना, 75% मोर देन दैट वो फेल होता है। वो उसको शिकार उसके हाथ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, वो कोशिश करता है। अच्छा, और पता है आशुतोष, व्हेन अ लायन हंट्स, वो भाग रहा है हिरन के पीछे, 75% टाइम वो फेल हो जाएगा, मतलब हिरन जीतेगा उस रेस में। क्यों? वो भी वजह जान लो क्यों, साइंटिफिक वजह है इसकी। इसकी वजह यह है कि जब लायन भागता है ना, वो केवल खाने के लिए भागता है, लालच में। जो हिरन भागता है ना, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है भैया, ज्यादा प्यारी है वो उसके लिए। तो भाई जब जान पे नौबत आती है, जब करनी है तो मरनी, जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आई, आपको भैया क्रैक करना है सीडीएस, आपको क्रैक करना है यूपीएससी, आपको वर्दी डालनी है, आपको ये करना है तो आप करना है, कोई बहाना नहीं चाहिए, अपने आप पे मेहनत करो। अगर एक बच्चा जो बचपन में हकलाया करता था, आज की तारीख में दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक देके बैठा है वो,
और TEDx क्या है? वो एक ऐसा रंगमंच है जो दुनिया भर का सबसे बड़ा स्टेज, ऑनलाइन स्टेज माना जाता है वो। तो भाई दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। जो अंग्रेजी में 100 में से 1 नंबर लेकर आया कॉलेज में है, वो आज फ्राड अंग्रेजी बोल रहा है। तो कोई काम नहीं कर सकता भैया। तो यू कैन बी व्हाट यू वांट टू बी, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, प्रोवाइडेड यू वांट टू डू इट। तो एक आदत डालिए, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, टूटी फूटी बोलिए, आप रोज बोलिए, अपने आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दीजिए। और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो ये नहीं कि आप केवल CDS या UPSC का एग्जाम देंगे या कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे ना, आप विदेश भी जाएंगे, कहीं पे भी ना, कहीं पे भी काम कोई सा भी करो आप। मैं तो कर रहा हूँ, वहां पे मजदूरी का काम करो, वहां पे आप रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ऑफिस काम करो, आपको कम्युनिकेट अपने बाजू वाले से अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, अनुमान तौर पे। जब तक आप वहां की भाषा ना सीख लो, वो अलग बात रही। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान दो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अंग्रेजी नहीं है, मगर अंग्रेजी भी अगर सीख ली तो और भी अच्छी बात है। और ये बनियान में बैठे हुए हैं भाई साहब थोड़ा शर्ट पहन लो, शाबाश, एंड बी वेल ड्रेस्ड। बनियान में बैठे हुए हंस रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, देखो गर्मी लग रही है, ये थम्स अप भी पी रहे हैं हमें, वाह शाबाश। हम अपने सफ़र के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं, बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि समय इतनी ज़्यादा तो मैं दे नहीं रहा। पर खैर, आखिरी सर, और ये एक सवाल नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये तो आपने उन लोगों की बात की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इन जनरल ज़िंदगी में जो है, हमारे जो सबसे छोटे वाले बच्चे हैं ना इस पूरे ग्रुप में, ये चौथी पाँचवीं वाले, इनके लिए जो अभी सैनिक स्कूल्स की, मिलिट्री स्कूल, RIMC, दून, लवड़े, इन सब की जो एग्जाम्स देने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से? तो पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना मेरी तरह, जैसे कि मैं धोखा खाया इसका, ठीक है। दूसरी बात, जहां चाह है वहां राह है, when there's a will there's a way। आपको इंटरव्यू में ना, आपका इंटरव्यू भी होगा एंट्रेंस टेस्ट के अलावा, वो गौज करेंगे कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कैसा है, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में घर वालों से दूर इंडिपेंडेंटली एक डिसीजन ले पाएंगे, आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो। और तीसरी बात, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। भले ही आपको अपना सब्जेक्ट अंग्रेजी का, लिटरेचर नहीं आना आए इतना, कोई बात नहीं, मंजूर है, मगर अगर अरे यार इसको पता है कि रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, G20 समिट हो रहा है, क्या हो रहा है, इफ यू आर वेल रेड, आप न्यूज पक्का पढ़िए, करंट अफेयर्स पक्का पढ़िए। मैं माफ कीजिएगा, आप गलत मत समझिएगा, अपना कोई चैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब चैनल किसी का भी, जो पॉलिटिक्स का, आप देखिए, जो यूट्यूब पे बात करते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में, वहीं से ही आपको नॉलेज मिल जाएगी, वही काफी है। यू रीड, हमारे टाइम पे था, टाइम मैगजीन आया करती थी, न्यूज वीक, इलस्ट्रेटेड, ये वो इंडियन, कुछ मैगजीन आती थी, तब इतना इंटरनेट का जमाना था नहीं, तो वो मैगजीन पढ़ते थे हम लोग, वो काफी था हमारे लिए। आज तो ऑप्शन बढ़ गए हैं, दुनिया खुली हुई है, आप गूगल कर लो, फट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन द टिप्स, जेब में है मोबाइल पे इंटरनेट डेटा सबके पास होता है। आजकल तो डेटा एक ड्राइवर साहब के पास भी होता है भाई, उनके पास वो अपना GPS लगाते हैं उसी से ही, तो आप इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका आप लाभ नहीं उठाएंगे ना, तो क्या मतलब। अपने आप को प्रिविलेज महसूस करिए, आप उस दौरान पे पैदा हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट का जमाना है। हमारे टाइम पे इंटरनेट का बस हमने नाम सुना था कि कुछ भविष्य में कोई चीज आएगी जिसका नाम होगा इंटरनेट, और मैं ये क्लास 12 तक की बात कर रहा हूँ, हमको मालूम नहीं था कि इंटरनेट या कंप्यूटर के बारे में कुछ इतना, हम तो ऐसे टाइप करने वाले इंसान थे उस टाइम पे, यूं ढूंढ के टाइप करना। आज आंख बंद करके भी नींद में भी बच्चा टाइप करता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मेजर मोहम्मद अली शाह, आर्मी वेटरन और रेनाउड टेडेक्स स्पीकर, जिनके नाम सबसे ज़्यादा टेडेक्स शोज़ करने का तो कीर्तिमान है ही इन आवर कंट्री राइट नाउ। इनके अलावा इनकी जितनी अचीवमेंट्स हैं, एक एक्टर के तौर पर, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर, इन सब का आपने जिक्र सुना, और मुझे उम्मीद है कि अचीवमेंट्स नहीं है भाई, अचीवमेंट्स तो अभी हुई नहीं है कुछ, अभी मैं करूंगा, अभी कुछ अर्थ शैटरिंग करा नहीं अब तक। ये वो वाला है ना, फिर आपके अंदर का इकबाल भी तो जाग जाता है, अभी तो नापी मुट्ठी भर ज़मीन, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा मैं आपकी, आपने अपना समय निकाला, हमें वक्त दिया। आपने भी वक्त निकाला अपना भाई, शुक्रिया बहुत बहुत।